नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो स्पेक्ट्रम सीरीज चल रहा था उसी के तहत आज मॉडर्न हिस्ट्री में आज का टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के आंदोलन। तो जितने भी महात्मा गांधी के आंदोलन हुए हैं वो सब हम लोग इसमें जानेंगे और जितने भी जो तमाम फैक्ट रहेंगे वो भी सब इसमें कवर करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं क्या है। तो महात्मा गांधी आंदोलन जाना जाता है इसमें। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका नाम महात्मा गांधी, का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी, ये वास्तविक नाम है। ठीक है। और इनका माता का नाम क्या था? तो माता का नाम बता दें कि पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई था। इनके माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। पिता का नाम बता दें तो क्या था? तो करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या था इनके? करमचंद गांधी। ठीक है। फिर पत्नी कौन थी इनकी? तो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। विवाह कब हुआ था? तो 1883 में। विवाह कब हुआ था इनका? तो 1883 में। ठीक है। इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन थे वो भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पूछ लेता है, यूपी त्रिपल में पूछा था, पुत्रों के नाम इनके पूछ लिया था। तो पुत्र का कौन कौन थे? 4। तो पहले हो गए हरिलाल। कौन है? हरिलाल। दूसरे हो गए रामदास। तीसरे हो जाएंगे आपके मणिलाल। तीसरे हो जाएंगे मणिलाल और चौथे हो जाएंगे देवदास। ठीक है। कौन कौन से फिर से बता देते हैं। तो हरिलाल, ठीक है, फिर उसके बाद से रामदास, फिर मणिलाल, फिर उसके बाद से देवदास, और 5वें उपाध पुत्र की उपाधि किसको दिया जाता है? तो जमुनालाल बजाज को दिया जाता है। ठीक है। और एक और चीज़ आप लोगों को फैक्ट ऐड करना चाहेंगे, एक और चीज़ बताएंगे आप लोगों को कि जो गांधी जी के निजी सचिव थे वो कौन थे? तो महादेव देसाई थे। कौन थे? महादेव देसाई थे। उनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1917 से 42 के लगभग। और फिर इसके कौन थे इनके साथ? तो गांधी जी के निजी सचिव तो प्यारेलाल नैयर। कौन थे? प्यारेलाल नैयर जी थे। फिर सुशीला नैयर कौन थी? तो महात्मा गांधी की वह निजी चिकित्सक थी। ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। उन्होंने 1891 में इंग्लैंड से कानून की डिग्री हासिल की। 1915 में भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले वह 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में थे। कहाँ पर थे? तो दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष के दौरान क्या किए? तो संघर्ष के दौरान उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह, यही इनका मेन हथियार था। अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित अपना राजनीतिक दर्शन विकसित किया। क्या किया? तो अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित अपना राजनीतिक दर्शन विकसित किया। जन आंदोलन को नई दिशा देने के लिए भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के उद्भव ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए चरण, जन आंदोलन के चरण की शुरुआत की। इससे गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। भारत में गांधी जी का आगमन कब हुआ था? तो जनवरी, पूछ लेता है सीधा। तो भारत में गांधी जी का आगमन कब हुआ था? तो जनवरी 1915 में हुआ था। उनके प्रयास दक्षिण अफ्रीका में न केवल शिक्षितों के बीच बल्कि आम लोगों के बीच भी प्रसिद्ध थे। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर ब्रिटिश भारत की यात्रा करते हुए उस भूमि और वहाँ के लोगों को जानने में 1 वर्ष बिताया। क्या किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर क्या किया? तो ब्रिटिश भारत की यात्रा करते हुए उस भूमि, वहाँ की भूमि और वहाँ के लोगों को जानने का के लिए क्या किया? तो 1 वर्ष बिताया। फरवरी 1916 में उन्होंने क्या किया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेच्चू के उद्घाटन पर अपनी पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। कब किया था? उपस्थिति इनकी कब हुई? तो बेच्चू के उद्घाटन के समय क्या हुआ? इनकी उपस्थिति दर्ज हुई थी। आगे देखते हैं क्या है। तो बनारस में गांधी जी के भाषण से पता चला कि भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना थी और वह भारतीय राष्ट्रवाद को समग्र रूप से भारतीय लोगों को का अधिक उचित रूप से प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? तो भारतीय राष्ट्रवाद के एक विशिष्ट घटना थी और वह भारतीय राष्ट्रवाद को समग्र रूप से भारतीय लोगों का अधिक उचित रूप से प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। फिर होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह चंपारण के नील किसानों के संदर्भ में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी द्वारा भारतीय जनता को संगठित करने का पहला प्रयास था। क्या था? तो ये चंपारण सत्याग्रह क्या था? अब हम नीचे देखेंगे तो ये क्या था? तो नील किसानों के संदर्भ में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गए थे। किसके निमंत्रण पर? तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी गए थे। द्वारा भारतीय जनता को संगठित करना ये क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह पहला प्रयास था। यह गांधीवादी आंदोलन भारत में पहला सविनय अवज्ञा था। अवज्ञा भी इसे कहा जाता है। तो पहला सविनय अवज्ञा किसे कहा जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है।
यह मुख्य रूप से नील किसानों की तिनकठिया प्रणाली के कारण था, जहाँ किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। कि क्या किया जाता था? 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। गांधी जी ने मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें जगह छोड़ने के लिए कहा। हालांकि गांधी ने जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार आदेश की अवज्ञा की। आखिरकार गांधी सरकार की तिनकठिया प्रणाली की बीमारी के बारे में समझाने और इस मामले को देखने में सक्षम हुए। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की और गांधी को सदस्य के रूप में क्या किया? तो सदस्य के रूप में नामित किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और एक समझौते में क्या हुआ? तो किसानों द्वारा दिए गए धन केवल 25% क्या हुआ? तो मुआवजा दिया गया। ये चीज़ पूछ लेता है कि इनके साथ कौन कौन सहयोगी थे इसमें? तो राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख और कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ये हम पूछता आया है हमेशा से। प्रतिभागी कौन कौन थे? उसके बाद क्या होता है? इनका आंदोलन कौन सा होता है? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब होता है? 1918 में। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद जनता को संगठित करने में अगला कदम क्या था? तो अहमदाबाद के शहरी केंद्र के कार्यकर्ता थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो 1918 में, मार्च 1918 में। प्लेग बोनस की समाप्ति को लेकर हुआ था। किसके लिए? तो प्लेग बोनस की समाप्ति को लेकर हुआ था। ये कपड़ा श्रमिकों और किसके बीच था? तो मिल मालिकों के बीच उत्पन्न असहमति का परिणाम था। क्या? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। आगे देख लेते हैं। 1917 में प्लेग के प्रकोप के दौरान क्या हुआ था? तो मिल मालिकों ने क्या हुआ? तो 1917 में प्लेग के प्रकोप के दौरान मिल मालिकों ने श्रमिकों को बनाए रखने के लिए उनके वेतन का 75% बोनस दिया था। क्या किया था? तो 75% बोनस दिया था। लेकिन प्लेग की समाप्ति के बाद श्रमिक वेतन में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे, जबकि मिल मालिक इसे बंद करने की वकालत कर रहे थे। बख्शिश क्या हुआ? परिणाम स्वरूप तो गतिरोध क्या हुआ? तो उत्पन्न हो गए। आगे देख लेते हैं क्या है। अनसुईया साराभाई के अनुरोध पर गांधी जी ने, किसके अनुरोध पर? तो अनसुईया साराभाई के अनुरोध पर गांधी जी ने क्या किया? तो हस्तक्षेप किया और आमरण अनशन किया। परिणाम स्वरूप मालिक 35% वेतन वृद्धि पर क्या हुआ? तो सहमति हो गई। आगे देख लेते हैं। यह पहला आंदोलन था जिसमें क्या किया गांधी जी ने? पहला आंदोलन था जिसमें उपवास किया था, जो नैतिक दबाव बनाने के लिए आत्मपीड़ा का एक साधन था और उपयोग गांधी द्वारा भारत में एक राजनीतिक हथियार के रूप में क्या हुआ? तो नामित हुआ। क्या चीज? तो उपवास। क्या बोलते हैं इसको? उपवास। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद से क्या होता है? तो खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। ये किस लिए होता है? जान लेते हैं। मानसून की विफलता के कारण खेड़ा जिले के किसान संकट में थे। क्या हुआ? तो मानसून अच्छी नहीं हुई इस समय, तो किसान संकट में पड़ गए। 1918 में उन्होंने फसल की विफलता और कीमतों में वृद्धि के कारण सरकार में राजस्व राहत की मांग करते हुए खुद को संगठित किया। खेड़ा सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ? गांधी जी द्वारा पहला असहयोग आंदोलन था। क्या था? तो पहला असहयोग आंदोलन था। कौन सा? तो खेड़ा सत्याग्रह। फिर आगे देख लेते हैं। सरकार की अकाल संहिता के अनुसार यदि फसल की उपज औसत से 25% कम हो जाती है तो किसान कुल छूट के क्या हुआ? तो सरकार की अकाल संहिता के अनुसार यदि फसल की उपज क्या हुआ? औसत से 25% कम हो जाती है तो किसान कुल छूट के हकदार थे, लेकिन अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो किसान गांधी की ओर मुड़ गए। क्या हुआ? तो किसान जो है कि गांधी जी की ओर मुड़ गए। आगे क्या होता है देखते हैं इसमें। तो गांधी जी ने क्या किया? गरीब किसान की ओर से हस्तक्षेप किया और उन्हें भुगतान रोकने और प्रतिशोध और अत्याचार की ऐसी भावना के खिलाफ मौत तक लड़ने की सलाह दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सरकार ने राजस्व की वसूली पर रोक लगाने का आदेश दिया। केवल उन्हें रैयतों से वसूली की जो भुगतान करने में सक्षम थे और भूमि को जब्त नहीं किया। गांधी जी ने संघर्ष से पीछे हटने का निर्णय लिया और इसमें प्रतिभागी कौन कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिख और इंदुलाल याग्निक। इसमें कौन कौन थे प्रतिभागी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिख और इंदुलाल याग्निक। फिर होता है इनका सत्याग्रह कौन सा? तो रोलेट एक्ट होता है। कब? 1919 में। 1917 में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, किसके लिए? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और देशद्रोही षड्यंत्र की जांच के लिए जस्टिस सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में क्या हुआ? एक राजद्रोह समिति का गठन किया गया। इसमें क्या हुआ? तो रोलेट एक्ट अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया, जिसमें क्या हुआ? तो लोगों को स्वतंत्रता की समिति करना चाहिए, जिसमें गांधी जी ने क्या किया? तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया। क्या किया? तो सत्याग्रह चलाया। आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो रोलेट एक्ट ने राजनीतिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं पर बिना न्यायिक कार्रवाई के मुकदमा चलाने या
यहाँ तक कि बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने की अनुमति दी। तो कौन सी रोलेट एक्ट क्या हुआ इसमें? तो बिना मुकदमा चलाए जो 2 साल तक जेल में रखने की अनुमति दी। इसने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार और अपील करने के लिए अधिकार को भी निलंबित कर दिया था। फिर क्या हुआ इसमें? गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। क्या किया गांधी जी ने? इसे काला कानून कहा और इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह शुरू हो गया। इसमें उपवास करना पड़ा, प्रार्थना करना, कानूनों की अवज्ञा करना और इसमें क्या हुआ? तो गिरफ्तारी हुई और कारावास का जोखिम उठाना शामिल था। सत्याग्रह ने गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में ला दिया। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी ने क्या किया? अपने स्वयं के संगठन सत्याग्रह सभा का भी आयोजन किया, जिसमें क्या हुआ? तो हालांकि भारत कुछ हिस्सों में हिंसा के कारण गांधी जी को अपना सत्याग्रह क्या करना पड़ा था? बंद करना पड़ा था। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जनता से जुड़ने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। स्वतंत्रता संग्राम, अहिंसा और सत्याग्रह के लिए गांधीवादी विचारधारा और तरीकों को भारतीय जनता से परिचित कराया गया। फिर होता है असहयोग आंदोलन 1921 से 22 के लगभग, कहीं कहीं 1920 से 22 दिया रहता है। तो जालियांवाला बाग में भयानक नरसंहार रोलेट एक्ट के विरोध में, किसके विरोध में? तो जालियांवाला बाग आप लोगों को पता ही होगा, भयानक नरसंहार रोलेट एक्ट के विरोध की पृष्ठभूमि में हुआ था। कौन सा? तो असहयोग आंदोलन। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। किसके लिए? तो जालियांवाला बाग के हत्याकांड के लिए। आगे देखते हैं, सितंबर 1920 में क्या हुआ? तो कांग्रेस ने एक कलकत्ता में एक विशेष सत्र आयोजित किया और खिलाफत और पंजाब की शिकायतों को समाधान होने और स्वशासन की स्थापना होने तक ब्रिटिश सरकार के साथ गांधी के असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार करने का संकल्प लिया। इस गांधीवादी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन में मिला दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि तुर्की सुल्तान या खलीफा तत्कालीन ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखे। तरीके क्या हुए? तो असहयोग आंदोलन में स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, सरकारी कार्यालयों, विधायिकाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधियां और पुरस्कारों की वापसी शामिल थी। फिर क्या हुआ? तो वापसी हुई कब? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, घटना हुई। क्या हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हिंसक घटना हुई, जिसमें क्या हुआ? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो पूछता है कि असहयोग आंदोलन गांधी ने कब क्यों वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण, जिसमें 23 पुलिस अधिकारी मारे गए। वापसी के बाद उन्होंने सामाजिक सुधार के रचनात्मक कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर दिया। फिर होता है लास्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब होता है? 1930 से 34 में। क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 में। असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। वो दूसरा प्रमुख जन आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सामाजिक पहुंच को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति माना जाता है। गांधी जी ने 1928 में कलकत्ता कांग्रेस में घोषणा की कि अंग्रेजों को भारत को प्रभुत्व का दर्जा देना चाहिए। क्या किया गांधी जी ने? क्या किया? तो गांधी जी ने 1928 में क्या हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में क्या किया कि अंग्रेजों को भारत को प्रभुत्व का दर्जा देना होगा, अन्यथा देश पूर्ण स्वतंत्रता के लिए क्रांति में बदल जाएगा। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए क्या होगा? तो क्रांति में बदल जाएगा। अंग्रेजों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने अपने लाहौर सत्र में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की। क्या किया? तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, निर्णय लिया। फिर क्या हुआ? तो गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। गांधी जी ने आंदोलन के अंतर्गत नमक पर अन्यायपूर्ण कर के विरुद्ध दांडी मार्च की घोषणा की। क्या की? तो दांडी मार्च की घोषणा की। कब की थी? तो 6 अप्रैल 1930 को पूछ लेता है कब किया था। तो 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक नियमों का उल्लंघन किया, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। दांडी में गांधी जी के असाधारण प्रयासों से प्रेरित होकर नमक कानूनों की अवहेलना पूरे देश में फैल गई। हालांकि गांधी इरविन समझौते के बाद इसे कुछ समय के लिए क्या हुआ? तो रोक दिया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद क्या हुआ? तो जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे कब हुए थे? 1930 में पहला हुआ था, फिर 31 में, फिर 32 में। तो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था क्या था? जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद जब आंदोलन फिर से शुरू हुआ तो 1932 के अंत तक यह कम होने लगा। मई 1934 में से आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया। फिर इनके समय में क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तीसरी महान लहर थी। क्या थी? तीसरी महान लहर थी जो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। यह गांधीवादी आंदोलन पारंपरिक सत्याग्रह की तुलना में ब्रिटिश शासन की अस्वीकृति से अधिक था और इसने अगले 5 वर्षों में भारतीय इतिहास में होने वाली अभूतपूर्व और उथल पुथल वाली घटनाओं को प्रभावित किया। यह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के मोह भंग का परिणाम था। किसके लिए क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन देखा जाए तो यह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के मोह भंग का परिणाम था, जिसका तत्कालीन कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न कठिनाइयाँ थी। फिर क्या हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कहाँ हुई बैठक हुई? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक के पास हुई। क्या हुआ? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक के पास हुई। कहाँ पर? तो 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक में पूछ लेता है और प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। यही उसी दिन गांधी जी ने अपने करो या मरो का आह्वान जारी किया। कब किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कहाँ पर? बम्बई के ग्वालियर टैंक में पारित हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन वहीं पे बम्बई में। और उसी समय गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो का नारा दिया था। इसने भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने, युद्ध के बाद एक अस्थायी सरकार के गठन और स्वतंत्र भारत की घोषणा की मांग की थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। हालांकि भारी जन भागीदारी के साथ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहे। हालांकि इसने तुरंत अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को कमजोर करने में योगदान दिया और भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। तो हम लोग गांधी जी के बारे में तमाम चीज़ें जाने और देख लेते हैं। गांधी जी के तमाम जो फैक्ट और भी पूछते हैं तो पूछ लेता है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई थी। ठीक है, और भी फैक्ट है हम लोग जान लेते हैं। और इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1903 में हुआ था। फिर फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। ठीक है, और फिर पूछ लेता है क्वेश्चन की टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। और हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। तो हम लोग तमाम जो गांधी जी से संबंधित पूछता है फिर तो हम लोग जाने, और जो बचा पूछा होगा तो आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर कमेंट करिए कैसा लगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।